नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कल की क्लास में जो हमने जीएस फाउंडेशन कोर्स या जीएस फाउंडेशन का बैच स्टार्ट किया था इस नाम से कि हमको बेसिक्स पे मास्टरी करनी है। यानी उन हर एक जीएस के जो भी विषय हैं, उनकी जो एक बुनियादी अवधारणा होती है या बुनियादी चीज़ें होती हैं, उन पर मास्टरी हासिल करनी है। उसको लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं और उसी को लेकर के आज उसकी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने क्या-क्या बातें की थी कि राज्य क्या होते हैं, राष्ट्र क्या होते हैं, राष्ट्र राज्य क्या होते हैं, ठीक है? राष्ट्र होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, एक इमोशन होना चाहिए, वो यूनिटी को लेकर के या एक क्या कह सकते हैं कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो आप क्या हो जाएंगे? राष्ट्र हो जाएंगे अगर इस आधार पर आप इकट्ठा होते हैं। और वह आधार कोई भी हो सकता है जो भी वहाँ पे लोगों के बीच कनेक्ट हो पाए। दूसरी बात हमने की थी कि राज्य क्या होते हैं, तो राज्य के बारे में बात हो गई थी कि राज्य क्या है। दरअसल किसी समाज की एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या उसकी समाज की एक राजनीतिक संरचना होती है। और वह राजनीतिक संरचना कैसे कार्य करती है कि उसके लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। और 4 अनिवार्य तत्वों की बात की जाए तो वो क्या है? भूभाग है। यानी भूभाग क्यों आवश्यकता है? क्योंकि राजनैतिक क्रियाएं करने के लिए वो उसकी आवश्यकता है। उस भूभाग पर रहने के लिए जनसंख्या चाहिए जो उन राजनैतिक क्रियाओं के अनुसार शासित हो, ठीक? और उन पर शासन करने के लिए सरकार की आवश्यकता है। वह सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभुता का सीधा सा अर्थ क्या हो गया? सॉवरेंटी का सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि सरकार अपने उस टेरिटरी के भीतर यानी उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रह रही जनसंख्या के लिए और उसके साथ साथ रह रही जनसंख्या के लिए जो भी वो निर्णय लेती है, अब वो चाहे आंतरिक मामलों से संबंधित हो, चाहे बाह्य मामलों से संबंधित हो, उससे संबंधित निर्णय लेने में वो क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इतनी हमने बात कर ली थी। आवश्यकता क्यों है? भारत में आवश्यकता क्यों है? इन सब पर बात की थी। सीधी सी बात भाई ये है कि ये सारी चीजें ही आपको अगर बेसिक तौर पर समझ में आ गई तो आगे जाके करके केवल नाम आएंगे और नाम आएंगे और आप आराम से उन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। ये चीजें थोड़ा स्लो चलेंगी शुरुआत में, अंत में हम 3-4 क्लास के बाद जब सारी प्रणालियों को समझ लेंगे फिर हम स्पीड अप मोड में आएंगे और आराम से बेहतर कार्य करेंगे या थोड़ा तेज कार्य करने का प्रयास करेंगे, फटाफट कार्य करने का प्रयास करेंगे। जितना आवश्यकता है इन चीजों की है, अवॉइड करते हैं लोग इस चीजों को। क्यों? क्योंकि सीधे आ गए, संविधान प्रस्तावना पढ़ लिया, भाग रट्टा मार लिए, अनुसूची रट्टा मार ली। और कल भी मैंने ये चीज कहा था, ये आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य व्यवस्था कभी भी रटने की चीज नहीं है, राज्य व्यवस्था समझने की चीज है। आप समझ लेंगे इसको तो आपके बहुत सारे प्रश्न वैसे हो जाएंगे। अब राज्य की अवधारणा को लेकर के बातें हो गई थी कि हाँ, एक ग्रुप ये मानता है कि राज्य मनुष्य की गलतियों का परिणाम है, दूसरा समूह ये मानता है नहीं, राज्य की आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता है। और जब स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपस में समाज में हितों का टकराव होगा और हितों का टकराव होगा तो संघर्ष या तनाव की स्थिति बनेगी। अब क्या है कि राज्य क्या करेगा? उस पूरे समूह को एक व्यवस्था में ढालने का प्रयास करेगा और उस व्यवस्था के तहत सारे लोग चलने का प्रयास करेंगे। अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर के जब राज्य है, राज्य की आवश्यकता जस्टिफाइड है कि राज्य आवश्यक है, होना चाहिए, तो राज्य भी काम करेगा तो उसके सामने 3 चुनौतियां आएंगी, 3 चैलेंजेस आएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। और उन 3 चुनौतियों में क्या क्या होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही है। और यहीं से जो संस्थान है उनका निर्माण होता है अलग अलग तरीके से। उनके मध्य कोऑर्डिनेशन के आधार पर किसी देश की राजनीतिक प्रणाली को बनाया जाता है, उनके बीच समन्वय कैसा, ठीक? तो 3 चुनौतियों की अगर बात करें तो सबसे पहली चुनौती जो राज्य के समक्ष होती है उसको हम बोलते हैं वो है विधि निर्माण। क्या है? लॉ मेकिंग की। किसकी? लॉ मेकिंग की, विधि निर्माण, ठीक? क्योंकि आप जिस जनता को एक पैटर्न के अनुरूप, एक प्रतिरूप के अनुरूप शासित करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। क्योंकि कानून फोर्सफुली लागू किए जाते हैं, कानून में अपने आप में एक प्रकार का बल पाया जाता है जिसके अनुसार लोग फिर उसके हिसाब से शासित होते हैं। अब विधि निर्माण एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो समाज के हर एक वर्ग को लेकर के, हर एक व्यक्ति को लेकर के बनाया जा सके।
दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है वो है कानूनों का क्रियान्वयन। चलो वही था, उसने कानून बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि उनका क्रियान्वयन भी सही तरीके से हो जाए। ठीक, और फिर आता है कि भाई समाज है, लोग हैं, सरकार है, तो विवाद तो होंगे ही। तो अगली बड़ी समस्या है विवादों का निपटान। ठीक, किसका करना? विवादों का निपटान करना, यानी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके बीच में कैसे उनका निपटान किया जाए। एक बड़ा चैलेंज ये आएगा। और फिर इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर के 3 अलग प्रकार के क्या है संस्थाओं का निर्माण किया गया। विधि निर्माण को लेकर के जिस संस्था का निर्माण किया गया उसका नाम है हमारी विधायिका। विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना, लेजिस्लेचर। क्रियान्वयन को लेकर के जिस संस्था का नाम निर्माण किया गया उसका नाम है कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो एग्जीक्यूट करे। ठीक, और विवादों के निपटान को लेकर के जिस संस्था का निर्माण किया गया उस संस्था का नाम हो गया न्यायपालिका, यानी जुडिशरी। सवाल यहां से भी बनते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं कि आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किस संस्था का काम कानूनों का क्रियान्वयन है। ऑप्शंस हो जाएंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या इनमें से कोई नहीं, या कोई अन्य एक ऑप्शन डाल दिया जाएगा। ठीक, कानून बनाने का कार्य विधायिका के पास है और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन करने का कार्य कार्यपालिका का है, और इन्हीं के द्वारा, विधायिका के द्वारा ही बनाए गए कानून होते हैं, उन्हीं के अनुसार विवादों का निपटान करने का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का होता है। अभी आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि भारतीय न्याय संहिता की बात की जाती है, नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की गई, और ये दोनों चीजों का निर्माण किसने किया था? भारतीय संसद ने पारित किया था। हमने आईपीसी को रिप्लेस किया अपने नए कानून के माध्यम से। ठीक है, या उसमें हमने अमेंड किया। तो अगर ये कह दिया जाए कि वो भी तो एक कानून ही है, एक कोडिफिकेशन है, सारे कानूनों को इकट्ठा किया गया, संहिताबद्ध किया गया है। अब उस बीएनएस के आधार पर, या आप कह लो कि आईपीसी के आधार पर पुराने नाम पे, या सीआरपीसी के आधार पर विवादों का निपटान कौन करता है? वो न्यायपालिका करती है। विधायिका जिन कानूनों को बना देती है उनके अनुसार शासन कौन करता है? कार्यपालिका करती है। ठीक है, तो विधि निर्माण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के साथ होगा, कि बाकी अन्य भी महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन है उसको हम क्या कह सकते हो? आप विधि निर्माण कह सकते हो। या इन्हीं के तीनों के सम्मिलित रूप को, इन्हीं तीनों के क्या है? सम्मिलित रूप को शासन के अंग कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? शासन के अंग। अब यहां से भी सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पंचायती राज। अब आप देखो, सवाल आपको हल करना है। 3 ही हैं जिनको क्या कहते हैं? शासन के अंग कहते हैं। ठीक, और इन्हीं तीनों के बीच संबंध जो है, किसके बीच? विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, इनके बीच और जुडिशरी के बीच जो संबंध होते हैं वो क्या करते हैं? वहां की राज्य व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण? राज्य व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कुछ चीजों को लेकर के, खासकर भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी हर एक को समझने की आवश्यकता है। क्यों, कैसा? शासन के अंगों के बीच का जो संबंध होता है वो वहां के राज्य व्यवस्था की प्रकृति। ठीक, अब कितने प्रकार की हो सकती है? जैसे एक आपने सुना होगा, उसका नाम है, उसको हम कह देते हैं राजतंत्र, यानी मोनार्की। ठीक, दूसरा थोड़ी बहुत कल बात हुई थी, उसका नाम कह देते हैं हम धर्मतंत्र, थियोक्रेसी। ठीक, तीसरा जिसको हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो इसलिए उसको लास्ट में लेकर के चलते हैं। फिर एक है उसको बोलते हैं अल्पतंत्र। ठीक, कुछ
छोटे समूह के हाथ में अगर शासन सत्ता हो या उसके हिसाब से डिसाइडिंग फैक्टर हो वो बड़े पैमाने पर, तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था मानी जाती है? अल्पतंत्र मानी जाती है। एक और होता है, उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। ठीक, कुलीन तंत्र के अलावा अगर आगे बात किया जाए तो एक हो गया, वो हो गया धन तंत्र। किसका है? धन तंत्र। धन तंत्र के अलावा एक और हो मान सकते हैं, वो है वृद्ध तंत्र। इतने प्रकार की शासन व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है इनके मध्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए। एक एक समझते हैं। राजतंत्र क्या है? जब शासन सत्ता केवल और केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो। किसके हाथ में हो? एक व्यक्ति के हाथ में। ठीक, रिप्रेजेंटेशन यही होगा। एक ही व्यक्ति सर्वोच्च कार्यपालक है, एक ही व्यक्ति वही विधायिका है, वही सर्वोच्च न्यायपालिका है, एक ही व्यक्ति के हाथ में है। और ये जो पावर ट्रांसफर की जाएगी वो कैसे होगी? वंशानुगत होगी। तो ऐसे में क्या क्या पाया जाएगा? राजतंत्र पाया जाएगा। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी ना, बाहुबली। क्या कहती हैं राजमाता? मैं हूं शिवगामी देवी और मेरा वचन ही है शासन। ये राजतंत्र है। जब राजा के मुख से निकला गया जो भी वाक्य है वही कानून है। इसके पीछे लंबी कहानी है, आपको आईडी सर इतिहास में समझाएंगे कि एक सिद्धांत चलता है जो लगभग हर एक समाज में चलता है, हर एक समय पे चला, जहां जहां पे राजतंत्र रहा, उसको बोलते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? राजत्व का दैवीय सिद्धांत। ठीक, राजत्व का दैवीय सिद्धांत क्या है कि राजा में ईश्वर का अंश होता है और ईश्वर गलतियां नहीं करता है। इसीलिए राजा के द्वारा किया गया कार्य कभी गलत नहीं होता है, राजा के द्वारा कही गई बात कभी निरर्थक नहीं होती है। यह राजत्व का दैवीय सिद्धांत है। तो भारतीय परंपरा की बात की जाए तो इस दैवीय सिद्धांत से संबंधित एक यज्ञ चलता है, उसका यज्ञ का नाम आपने पढ़ा होगा, वो था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या था? किसी व्यक्ति के राजा बनाने की प्रक्रिया में ऐसे ये यज्ञ किया जाता था और कहा जाता है इसके माध्यम से उन दैवीय शक्तियों का आवाहन करके उसके अंदर प्रतिष्ठित किया जाता है था, जिससे वो कोई गलत कार्य ना कर सके या प्रजाहित ऐसी कार्य करे। तो यह राजत्व का दैवीय सिद्धांत है, हर एक समाज में पाया जाता है, ऐसा नहीं। ठीक, दूसरा हो गया, यानी यहीं पर क्या हो गया? राज्य विधायिका है, कार्यपालिका एक ही व्यक्ति के हाथ में है, या एक ही व्यक्ति के हाथ में क्या है? वो है न्यायपालिका है। अलग अलग, यानी शक्तियों का पूरी तरीके से क्या है? सेंट्रलाइजेशन है, या शक्तियों का पूरी तरीके से क्या है? वो है केंद्रीकरण है। अगला है, उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी या धर्मतंत्र। जब सारी व्यवस्था धर्म के हिसाब से चले। किसके अनुसार? धर्म के अनुसार सारी व्यवस्था चले। उस धर्म की जो सर्व प्रमुख या प्रमुख किताब है वही संविधान हो। ठीक है। दूसरा, वो जो धर्म प्रमुख है वही व्यक्ति का क्या हो? वहां के राज्य प्रमुख हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? धर्मतंत्र कह देते हैं। ठीक। अगला क्या था? अल्पतंत्र। पहले ही बताया कि बहुत ही निश्चित छोटे समूह के हाथ में पूरी शासन सत्ता केंद्रीकृत हो, अल्पतंत्र। ठीक। तो फिर ध्यान रखना, कुलीन तंत्र क्या हुआ कि उस समाज के जो उच्च वर्ण के लोग हैं, कुलीन लोग हैं, फ्यूडल्स हैं, जिसको आप पुरानी भाषा में कह लो सामंत हैं, अगर उनके हिसाब से शासन सत्ता चलना शुरू हो, यानी यहाँ पे शासन सत्ता किसके हिसाब से चलेगी? उच्च वंश या उच्च कुल के लोगों के हिसाब से वो शासन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था होगी कुलीन तंत्र होगी। ठीक। धन तंत्र क्या होगा? धनाढ्य व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता हो। किसके हाथ में? धनाढ्य व्यक्तियों के हाथ में। यह आवश्यक नहीं है कि शासन सत्ता में वो सक्रिय भूमिका निभाएं ही। बात ये हो जाती है कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, वहां पर किसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। वही लास्ट हो गया वृद्ध तंत्र, कि जितने भी सर्वोच्च पद हैं वहां पर उनके बुजुर्ग बैठे हैं। कौन बैठा हो? बुजुर्ग बैठे हो। बुजुर्ग व्यक्तियों की बात, अपने समाज के उन व्यक्तियों के, क्योंकि मान लेंगे कि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनका कार्यशैली या इस समाज के प्रति उनका कार्य ज्यादा है, तो शासन सत्ता में उनको सर्वोच्च स्थान पर रख दिया गया। ये राज्य व्यवस्था की प्रकृति कुछ हद तक
बताई गई है किसके हिसाब से, क्या कह सकते हैं आप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों के हिसाब से। ठीक है, तो एक सामान्य प्रकृतियों की बात अगर की जाती है। अगली हम बात करें इस चीज को लेकर के, जो शासन के 3 अंग है बेसिक से, उनका काम क्या है, ठीक, और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किसके हिसाब से या कौन सी व्यवस्था में किस प्रकार से चलता आ रहा है या चला है, चाहे वो इतिहास की बात हो चाहे आज की बात हो। तो सबसे पहला शासन का अंग हमारा क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है विधायिका, यानी लेजिस्लेचर। ठीक, लेजिस्लेचर का प्रमुख काम क्या है, ये कैसी संस्था है, विधि निर्माणकारी या विधि निर्माता है, कानूनों को, लॉ मेकिंग का कार्य करती है, कानूनों का निर्माण करती है। अब अगर हम बात करें 3 प्रमुख को लेकर के, किसकी बात करें, एक हम बात कर लेते हैं राजतंत्र की, मोनार्की की, ठीक, दूसरा बात कर लेते हैं धर्मतंत्र की, क्योंकि मेजर डिफरेंसेस यहीं पर है, बाकी कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाएंगे, इनमें से आप ध्यान रखना। और तीसरा बात कर लेते हैं जो व्यवस्था है हमारी, वो है लोकतंत्र की, यानी डेमोक्रेसी की। उसको हमने जहां पर पिछले पॉइंट्स पे हमने क्या किया था, छोड़ दिया था इसको, इस पर हम आगे बात करें। ठीक, राजतंत्र में मैंने पहले ही बताया कि राजा की इच्छा क्या है, राजा की इच्छा ही कानून है, और इतिहास में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं। एक फ्रांसीसी राजा थे, जब फ्रांस में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ था कि राजस्व व्यय के हिसाब से या उस राज्य के खर्चे के हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता था। जितना राजा का खर्चा या जितना उस राज्य का खर्चा, उस हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता था। तो वो राजा की इच्छा थी। हमको गलत समझाया जाता है कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, सीधी सी बात है, चादर बड़ी भी हो सकती है। तो ये ऐसी व्यवस्था थी, होती राजा की इच्छा ही कानून, जो जैसा चाहे उसको उस तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक, धर्मतंत्र की बात करते हैं। धर्मतंत्र में क्या होगा, जो धर्म ग्रंथ होगा वही कानून, क्या है, धर्म ग्रंथ ही कानून, और जो उसका सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट को क्या माना गया है कि जहाँ पे संविधानवाद होता है या जहाँ पे लिखित संविधान होता है, तो उसमें जो उस देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो उसका कानूनों का व्याख्याकार होता है। अब धर्म ग्रंथ ही कानून है, तो धर्म, इसका जो धर्म प्रमुख होगा वही व्याख्याकार होगा। कौन होगा, जो धर्म प्रमुख होगा वो इंटरप्रिटेशन करेगा इसकी, धर्म ग्रंथ, धर्म प्रमुख क्या करेगा, इसकी व्याख्या करेगा। और अंतिम क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सीधा सा अर्थ क्या हुआ, जनता की इच्छा। यहां पर कानून क्या है, जनता की इच्छा है। डिपेंड करेगा कि कहां पर किस प्रकार का कानूनी व्यवस्था है या किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो उसके हिसाब से आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं, कानून को लेकर के। अब अगर हम लोकतंत्र की बात करें, ठीक, यदि हम डेमोक्रेसी को लेकर के चलते हैं या लोकतंत्र को लेकर के चलते हैं, तो लोकतंत्र या जनता की इच्छा जो है वो 2 रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। वो कौन से रूप हो सकते हैं, पहला ये हो कि शासन प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो उसका, तो ऐसे लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। दूसरी तरफ है वो अप्रत्यक्ष तौर पर इन्वॉल्व हो सकते, ठीक, इसको हम वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र बोल देते हैं डेमोक्रेसी। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, 3 बातें होती हैं, इसको ध्यान में रखना। इस सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नहीं है या कौन कौन सी है। एक होता है, वो होती है पहल, इनिशिएटिव। दूसरा होता है, वो होती है जनमत संग्रह, यानी रेफरेंडम। और तीसरी व्यवस्था होती है, वो है वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। 3 चीजें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पाई जाती है।
पहल का मतलब क्या हुआ कि उस समाज की या उस देश की एक निश्चित जनता यदि चाह ले तो किसी चीज को कानून बनवा सकती है, किसी भी चीज, जो भी वहां की जनता। ठीक, जब हम स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना समझ रहे होंगे तो उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड में क्या है, वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो वहां की जनता पहल करके किसी भी चीज को लेकर के कानून बना सकती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है पहल के अलावा, वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब क्या है, यदि सरकार या वहां की विधायिका कोई कानून बनाती है तो उसको एक बार जनता के समक्ष रखा जाता है और जनता से राय ली जाती है कि क्या यह कानून सही है या गलत। ठीक, तीसरा है वो है वापस बुलाने का अधिकार, यानी राइट टू रिकॉल की बात। राइट टू रिकॉल क्या हुआ कि मान लो हमने किसी को चुन करके भेजा है वहां पर, अगर वह व्यक्ति सही तरीके से या हमारी उम्मीदों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो वहां की जनता उसको वापस बुला सकती है। लोग कहते हैं इस व्यवस्था को भारत में भी देना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं पॉलिटिकल विल पावर कैसे क्या होती है, कैसे लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहल। एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका उदाहरण कौन है, वो है स्विट्जरलैंड। कौन सी डेमोक्रेसी का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक। अब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता क्या है कि पूरे समाज को, जो भी पूरा क्षेत्र होगा, ठीक, उसको एक निश्चित खंडों में बांट दिया जाएगा। ठीक, प्रत्येक क्षेत्र को, जो पूरा क्षेत्र है, कंप्लीट क्षेत्र है, उसको एक निश्चित खंडों में बांट दिया जाएगा। मान लो ये किसी की टेरिटरी है, किसी राज्य की या किसी देश की। अब इसको बांट दिया गया, एक टेरिटरी इसकी ये निकाल दी गई, एक ये निकाल दी गई, एक ये निकाल दी गई। अब जैसे भी बांट दो आप, ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, इस तरीके से मान लो बांट दिया गया, मधुमक्खी का छत्ता, सॉरी, मकड़ी जाला बना दिया गया। अब ऐसे लोकतंत्र में क्या होगा कि जो जनता है वो हर एक क्षेत्र विशेष से, मान लो ये क्षेत्र विशेष x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 और x9, यानी 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब वहां की जनता क्या करेगी, हर एक क्षेत्र से, यानी x1 क्षेत्र की जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी, कहां पर, विधायिका में। x2 क्षेत्र की जनता अपना एक भेजेगी, सेम है, अन्य भी क्या करेंगे, एक एक प्रतिनिधि अपना चुन करके भेजेंगे। डिपेंड इस बात पर करेगा कि वहां का इलेक्शन सिस्टम कैसे कार्य करता है। जनता प्रत्यक्ष तौर पर नहीं इन्वॉल्व है, इस बात को ध्यान में रखना। जनता क्या है कि अपना प्रतिनिधि भेज रही है, और ये प्रतिनिधि फिर जब मिल करके आपस में क्या करेंगे, एक संस्था निर्माण करेंगे जिसको विधायिका कह लो, और वो विधायिका फिर क्या करेगी, लोगों के लिए कानून बनाएगी एक निश्चित समय के लिए। यानी जितने भी क्षेत्र बने हैं, ये 9 क्षेत्र हैं, ये 9 क्षेत्रों के प्रतिनिधि क्या करेंगे, आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करना शुरू करेंगे। ठीक, स्पष्ट है यहाँ तक। ठीक, आगे क्या हो कि जब ये जो प्रतिनिधि हैं अब सहमति से कानून का निर्माण करेंगे, सहमति से। और सहमति कैसे होगी, या तो आम सहमति हो, कंसेंसस हो जाए, सब लोग आपसी सहमति से काम कर लें कि सब में 100% की बहुमत चाहिए, या तो सामान्यतः सहमति का अर्थ क्या लिया जाता है, मेजॉरिटी किसके पक्ष में जा रही है, किसी कानून के पक्ष में। और डिपेंड करेगा किस प्रकार का कानून है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके की बहुमत प्रणाली भारत में रखी गई। लेकिन हम जिस पर आगे बात करेंगे कैसे कार्य होता है, तो आपसी सहमति का अर्थ किस बात से हो जाता है, यहाँ पर आपसी सहमति का अर्थ हो जाता है बहुमत से, मेजॉरिटी से। ठीक, अब अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में, या दोनों जगहों पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सीधी सी बात क्या आती है
जो विधायिका होती है वो सामान्यतः दो तरीके से हो सकती है। पहला, या तो विधायिका होगी एक सदनीय, या तो विधायिका होगी कैसी, द्विसदनीय। एक सदनीय विधायिका क्या होती है, बस एक नाम नोट कर लेना। अगर हम एक सदनीय विधायिका की बात करें तो एक सदनीय विधायिका सामान्यतः ऐसे देशों में पाई जाती है जहां की शासन प्रणाली यूनिटरी। कैसी शासन प्रणाली में, एकात्मक शासन प्रणाली में पाई जाती है। वहीं दूसरे सदन की आवश्यकता कहां पर पड़ती है, वो दूसरे सदन की आवश्यकता पड़ती है कहां पर, फेडरल स्ट्रक्चर में, यानी संघात्मक संरचना में या संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली में जो केंद्र का निर्माण होता है वो राज्यों के आपसी सहमति से होता है। केंद्र ज्यादा पावरफुल हो जाता है एक समय के बाद। अब वह राज्य की शक्तियों का हनन न कर दे या राज्य की इच्छाओं का हनन न कर दे, इस वजह से दूसरे सदन की आवश्यकता बन जाती है केंद्र के स्तर पर, जहां पर वह राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सके। यानी ठीक, एक सदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका। एकात्मक शासन प्रणाली के साथ जहां पर हो और वहां पर विधायिका एक सदनीय ना हो करके कैसी है, वो विधायिका द्विसदनीय है। वो कौन सा देश है, वो देश है इंग्लैंड। कौन सा देश, इंग्लैंड। इंग्लैंड में आवश्यकता नहीं है दूसरे सदन पर, मतलब सेकंड हाउस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शासन प्रणाली यूनिटरी है। फिर भी यहाँ पर दो सदन है और दोनों सदनों के नाम क्या है, एक सदन का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है और दूसरे सदन का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। द्विसदनीय विधायिका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित और पावरफुल है। शक्तिशाली सबसे ज्यादा कौन सा है, वो है हाउस ऑफ कॉमन्स ज्यादा शक्तिशाली है। कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स अगर किसी कानून को एक साल में 2 बार पारित कर दे तो कानून ऑटोमेटिक कानून मान लिया जाता है, उसकी आवश्यकता, ये ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर क्या है, ज्यादा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं बस एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए रख लिया गया, क्योंकि 1688 में जब एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहने का मतलब है कि एक बूंद भी खून की नहीं गिरी थी, यानी जो फ्यूडल्स थे उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया, राजा हैं उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और जनता की अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसे में उनको थोड़ा सा महत्व देने के लिए क्या कर दिया गया, एक नई संस्था का निर्माण कर दिया गया, उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कि आओ बैठो बतियाओ क्या करना है, कोई संख्या निश्चित नहीं, चाहे जितनी हो सकती है। तो इसे भी ध्यान रखना, आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड एक सदनीय के साथ या एकात्मक शासन प्रणाली के साथ कैसा है, वो है द्विसदनीय अपवाद। ठीक, द्विसदनीय विधायिका की बात करें तो बहुत जगहों पर है, एक जगह पर नहीं है। जैसे पहला बताया कि जो पहला हाउस होता है, अब नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं, फर्स्ट हाउस जो होगा वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, वो महत्वपूर्ण कार्य करेगा या कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होगी। वहीं जो दूसरा सदन होता है, सेकेंड हाउस होता है, सेकेंड हाउस इस बात की सुनिश्चितता करने के लिए बनाया जाता है कि कहीं पर केंद्र क्या करे, राज्य की शक्तियों का क्या कह सकते हैं, अतिक्रमण ना कर सके या राज्य की शक्तियों को छीन ना सके, इस वजह से सेकेंड हाउस की आवश्यकता है। एक सदनीय या यूनिटरी शासन प्रणाली में क्या होगा, वहां पर राज्य होते ही नहीं है, तो किसकी सेकेंड हाउस की आवश्यकता नहीं बनती। ठीक, तो ये हो गई विधायिका की बात। अब विधायिका में भी यदि हम बात करें जो भारत की विधायिका है, किसकी, भारत की विधायिका की बात करें, ठीक, जो इंडिया है, इंडियन लेजिस्लेचर है, भारतीय विधायिका कैसी, भारतीय प्रणाली कैसी है, क्योंकि भारतीय प्रणाली केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर कौन सा स्ट्रक्चर धारण किए हुए है, फेडरल स्ट्रक्चर। यानी भारतीय कैसा है, संघात्मक शासन प्रणाली की तरफ है, यानी केंद्र का अलग अपना है, राज्यों की अलग विधायिका है। ऐसे में हम अगर बात करें, क्योंकि दोनों स्तर पर बात करेंगे जब फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर हम केंद्र के स्तर पर बात करते हैं
तो केंद्र के स्तर पर जो भारतीय विधायिका है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट, यानी संसद। और ये संसद 3 लोगों से मिलकर के बनती है। प्रमुखता, एक तरफ है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और फिर है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इस चीज का वर्णन कहीं नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न सदन है, तो लोकसभा है। कौन सा उच्च सदन है, तो वह राज्यसभा है। वही राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालिका का हिस्सा होने के साथ साथ वह विधायिका का भी हिस्सा है। अगर 2 सदन है, राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो भारतीय विधायिका कैसी है? भारतीय विधायिका कैसी है? वो द्विसदनीय है। कैसी है? द्विसदनीय है या बाइकैमरल है, बाइकैमरलिज्म पर। ठीक। वहीं हम राज्य के स्तर पर बात करें, स्टेट के स्तर पर बात करें, राज्यों के स्तर पर। अगर हम राज्यों के स्तर की बात करेंगे तो भारत में राज्यों की जो विधायिका है वो सामान्यतः एक सदनीय विधायिका है, यूनिकैमरल है, सामान्यतः एक सदनीय। सामान्यतः एक सदनीय का कहने का मतलब है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, भारत का संविधान का अनुच्छेद अलाउ करता है कि यह जो राज्य चाहते हैं कि वहाँ की विधायिका द्विसदनीय हो, तो एक संकल्प पारित करके संसद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके वहाँ पर या उस राज्य में 2 सदन की व्यवस्था की जाए या दूसरे सदन की व्यवस्था की जाए। ठीक। तो सामान्यतः एक सदनीय है। कुल 5 या 6 राज्य हैं जहाँ की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय है, जैसे उत्तर प्रदेश। ठीक। तो जहाँ पर द्विसदनीय होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक को हम कह देंगे विधानसभा और दूसरे को क्या कह देंगे हम? विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक। तो चीज ध्यान रखना, केंद्रीय विधायिका एक सदनीय, राज्य विधायिकाएं सामान्यतः केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय है और राज्य विधायिका कैसी है? सामान्यतः एक सदनीय। एक सामान्य टेंडेंसी बता दे रहा हूं कि 2 चीजों में कंफ्यूज मत होना। एक कंफ्यूज ना होना संसद का में कौन कौन है, दूसरा कंफ्यूजन शासन के अंगों में। शासन के अंगों की बात की जाएगी तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की बात की जाएगी। संसद की बात की जाएगी तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात की जाएगी। तो विधायिका के रेफरेंस पे हो गया, काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। ठीक। इनकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तरीके से। राजतंत्र में सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में, यानी राजा की इच्छा ही कानून होगी। धर्मतंत्र में जो धर्म ग्रंथ में लिखा गया है वही कानून होगा, और लोकतंत्र में जनता की इच्छा कानून होगी। या तो जनता की इच्छा अपना प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त हो और जाकर के बताए कि यह कानून होना चाहिए, जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है, पहल के माध्यम से जनता कानून बनवा सकती है। दूसरी तरफ क्या होगा? या तो जनता अपना एक प्रतिनिधि चुन दे और सारे जनता मिलकर के उसका अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से, जिसको कहते हैं, जो क्षेत्र विशेष की हमने बात की थी, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति जा चुन करके जाता है, फिर वहां पर सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे व्यक्ति जाते हैं, फिर आपसी सहमति से कानून बनाते हैं। ठीक। भारत में कैसा है? भारत में कैसे है? वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी भारत भी कैसा है? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। आपने वोट डाला होगा, आपके यहाँ से एक व्यक्ति चुन करके संसद में बैठा होगा, एक व्यक्ति क्या कहते हैं विधानसभा में बैठा होगा, जो आपके क्षेत्र विशेष के दायित्वों का निर्वहन कर रहा होगा। ठीक। ये भारतीय सेटअप की बात। दूसरा चलते हैं। एक तो शासन के अंग की एक की बात होगी। दूसरे अंग की अगर हम बात करें तो शासन का दूसरा अंग क्या है? वो है कार्यपालिका है। कौन सा अंग है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसका काम क्या है? ऐसा समूह या लोगों का ऐसा समूह जो विधायिका द्वारा
निर्मित कानूनों के अनुसार शासन करे, यानी कानूनों को लागू करवाए या लागू करवाने का प्रयास करे। तो कार्यपालिका लोगों का ऐसा समूह। ठीक, फिर उन्हीं तीन को एग्जाम्पल पे लेकर के चलते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एक मोनार्की यानी राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होगा, राजा। ठीक, सब कुछ क्या होगा, विधायिका का भी प्रमुख राजा, कार्यपालिका का प्रमुख राजा, सारी चीजें एक ही व्यक्ति में निहित है। दूसरा थियोक्रेसी की बात करें, यानी हम धर्मतंत्र की बात करते हैं, तो धर्मतंत्र में जो धर्म प्रमुख होगा वही राज प्रमुख होगा। एग्जाम्पल आपका वेटिकन सिटी। ठीक, वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुरूप। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात करते हैं, इसके बाद लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में व्यवस्थाएं थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। जैसे कैसे अलग हो जाती हैं लोकतंत्र की अगर हम बात करें, ये व्यवस्थाएं अलग कैसी होंगी। लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में क्या होता है, दो तरीके की विधायिका पाई जाती है, सॉरी कार्यपालिका कितनी पाई जाती है, दो तरीके। एक कार्यपालिका होती है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी कार्यपालिका है उसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। कैसी है, एक तरफ आपकी है वो है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी तरफ कैसी है, अस्थायी कार्यपालिका यानी परमानेंट ब्यूरोक्रेसी या परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी। एक एक करके समझते हैं कि अगर हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं तो ये जनता द्वारा निर्वाचित होती है। क्या होती है ये, जनता द्वारा निर्वाचित होती है एक निश्चित समय के लिए। जहां की शासन प्रणाली जैसी होगी या जहां का संविधान जो अलाउ करता होगा, जैसे भारत में जो भारत की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति सर्वप्रमुख है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होता है और उसकी मंत्रिपरिषद जो सर्वोच्च कार्यपालिका के तौर पर कार्य करती है वो भी 5 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होती है, जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। दूसरी चीज है अस्थायी कार्यपालिका। क्या है, ये योग्यता आधारित होती है। किस पर होगी, योग्यता पे आधारित होगी, या योग्यता आधारित को छोड़ करके कह लो ये आधारित होगी प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर आधारित होगी। अगर हम प्रशासनिक दक्षता की बात करते हैं कि ये वह लोग होंगे इनके लिए एक सर्टेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, एक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा पास करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के बाद वो उनकी एक प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण होने के बाद में क्या होगा, वह कार्यभार संभालेंगे और कार्य करेंगे। ठीक, ये अस्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करती है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम अस्थायी कार्यपालिकाओं की बात करें तो अस्थायी कार्यपालिका कौन कौन से हो गए, आपके IAS हो गए जितने हैं भारत के संदर्भ में, IPS हो गए। ठीक, ये सारे जो एक लाइन पे बोल दिया जाए कि जो सिविल सर्वेंट हो गए, अब वो सिविल सर्वेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे फिर वो केंद्र सरकार के हों, उनको हम क्या कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका। लागू करवा लीजिए, योग्यता है, योग्य लोग होते हैं। IAS होने के लिए क्या चाहिए, सिविल सर्वेंट होने के लिए क्या चाहिए आपको, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ग्रेजुएशन होने के बाद आप वो प्रतियोगी परीक्षा निकालेंगे, प्रतियोगी परीक्षा निकालने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी सर्विस आप पाते हैं सारी कार्यपालिका के अंतर्गत है आती है। अब उन ट्रेनिंग होने के बाद आपको एक पॉइंट आप या एक जगह दिया जाएगा, यानी आपका एक पदस्थापना होगी और उस पदस्थापना पर या उस जगह पर आप जाकर के क्या करेंगे, कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, वहीं अगर राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका भी अपने स्वरूप में कई प्रकार की हो सकती है। ठीक, जैसे
राजनीतिक कार्यपालिका का अपना एक स्वरूप है, उसका नाम है वह संसदीय स्वरूप। कौन सा स्वरूप है? वो है संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री। दूसरा है वो है अध्यक्षीय, ठीक। तीसरा है वो है दोहरी कार्यपालिका, और चौथा स्वरूप है उसको हम कहते हैं दोहरी कार्यपालिका के अलावा बहुल कार्यपालिका, ठीक, मल्टीपल। संसदीय स्वरूप क्या होगा? संसदीय स्वरूप में जो कार्यपालिका का निर्माण होता है वो विधायिका के सदस्यों में से होता है, ठीक। विधायिका के सदस्यों से कार्यपालिका का निर्माण होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल इसके ले लो, वो है भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ये सारे देश कैसे हैं? संसदीय कार्यपालिका पर आधारित। वहीं अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या होता है? अध्यक्षीय कार्यपालिका की बात करें तो यहां पर क्या होगा कि जनता एक निर्वाचक मंडल का गठन करेगी, और यह निर्वाचक मंडल अपने हेड ऑफ स्टेट का यानी राज्य प्रमुख का निर्वाचन करेगा, ठीक, निर्वाचक मंडल के माध्यम से। यहां पर मजबूरी कि सारे कार्यपालिका के सदस्यों का यानी पूरे मंत्रालय का गठन किससे करना है? वो किससे होगा? विधायिका से ही होगा। यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है, चाहे राष्ट्रपति जो होगा, उसके पास ये चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि जो जिस व्यक्ति को यो योग्य माने उसको वो मंत्री पद दे सकता है या मंत्रालय में शामिल कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि विधायिका से ही चुनना है, ठीक। दोनों में से कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है इसको हम बाद में समझ लेंगे, ठीक। बात अभी यहाँ पे चलते हैं। और हाँ, अध्यक्षीय कार्यपालिका का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? उसका एग्जाम्पल हो गया आपका अमेरिका, यूएसए, ठीक। दोहरी कार्यपालिका में शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होगा? शक्ति का विभाजन होगा। तो शक्ति का विभाजन किन किन के बीच? प्रधानमंत्री के बीच और राष्ट्रपति के बीच। इन दोनों के मध्य शक्तियों का क्या होगा? विभाजन होगा। कुछ एक को लेकर के वो अपना कार्य करेंगे, कुछ एक मद या विषय दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री कार्य करेगा, और कुछ एक विषय पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। अब भारत में सोचो, दोहरी कार्यपालिका अपना ली जाए, और ये आवश्यक नहीं है कि दोनों एक ही पार्टी से हों, एक ही दल से हों, एक ही विचारधारा से हों, कितनी मजेदार स्थिति बन जाएगी। ये अगर दोहरी कार्यपालिका है यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, भारत में राष्ट्रपति कहते हैं कि रबड़ की मोहर है, कोई बहुत कार्य उसके हैं नहीं, वो हमेशा मंत्रालय या मंत्री परिषद के अधीन होकर के कार्य करता है। मंत्री परिषद का कहना उसे मानना ही पड़ता है। हालांकि भारत की राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधीन शक्तियां पर्याप्त मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी सोचो दोहरी कार्यपालिका लागू कर दिया जाए। कांग्रेस से राष्ट्रपति है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, व्यवस्था कैसी है? दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, दोनों अपने अपने विषयों पर शासन करने के लिए कटिबद्ध या प्रतिबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में जब वैचारिक मतभेद नजर आते हैं, ठीक, ऐसी व्यवस्थाएं कई बार बनी है। जब 14 में सरकार बदली थी और नई पार्टी यानी भाजपा की सरकार बनी थी, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और वो कांग्रेस के थे, लेकिन उनके पास उतनी पावर्स नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान उतनी नहीं देता है उनको पावर। संसदीय कार्यपालिका में एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो नाम मात्र का होता है। कैसा होगा? वो नॉमिनल हेड होता है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो वास्तविक अध्यक्ष होता है। यहाँ पर दोनों अलग हैं, ठीक, और अपने अपने विभागों के अपने अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च है। ऐसे में क्या होगा? जब ऐसी स्थिति बन जाती है वैचारिक स्तर पर, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं वो है राजनैतिक गतिरोध यानी पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाता है, ठीक, कोई समस्या नहीं है। अगली है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका जितने भी
मंत्री होंगे या जितने भी लोग होंगे, सबकी शक्तियां बराबर होती हैं। सबके पास क्या होगा, इक्वल पावर्स होंगी, सबकी शक्तियां बराबर होंगी। और सबकी शक्तियां बराबर होने के साथ साथ क्या होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको नाम मात्र का चुन लेते हैं। स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था पाई जाती है। बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में। बहुल कार्यपालिका की बात की जाए तो व्यवस्था है स्विट्जरलैंड में। और दोहरी कार्यपालिका कहाँ पर पाई जाती है, वो है फ्रांस में पाई जाती है। इन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना, तरीके याद रह जाएं तो अच्छी बात है, ना रह जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, भारतीय कार्यपालिका कैसी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय कार्यपालिका कैसी है, वो संसदीय कार्यपालिका है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लिखा था कि भारत कैसे है, संसदीय है। विधायिका से किसका निर्माण होता है, कार्यपालिका का निर्माण होता है। और लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वही सरकार का निर्माण करता है, और ये सामूहिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह राजनीतिक कार्यपालिका भारत की होगी। अस्थायी कार्यपालिका पे भी हमने बात की थी कि अस्थायी कार्यपालिका के तहत क्या होता है कि योग्यता के आधार पर लोगों का चयन किया जाता है, जिसमें से IAS, IPS या कॉमन भाषा में जो सिविल सर्वेंट है उनका चयन किया जाता है, और वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगला जो शासन का अंग है उसको बोलते हैं हम कौन क्या, न्यायपालिका। क्या बोलते हैं उसको, न्यायपालिका, जुडिशरी। काम क्या है न्यायपालिका का, विवादों का क्या करना, निपटान करना। सिंपल काम है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पहला क्या काम होगा, विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विवादों का निपटान करना। विवादों का निपटान करने के साथ साथ अगर कानूनों में अस्पष्टता है या कानूनों में जटिलता है तो इसको समझाना, यानी इसकी क्या करना, व्याख्या करना, वो भी आसान भाषा में समझाना। ठीक, दूसरी चीज है कि इसकी जो भी व्याख्या होती है ये स्वयं कानून का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं ऑटोमेटिक। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी की व्याख्या कर दी, या जहाँ पे जैसी व्यवस्था है अगर कोई व्याख्याकार है तो उसने व्याख्या कर दिया तो स्वयं कानून का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करना, ये भी काम किसका होता है, न्यायपालिका क्या होता है, मूल अधिकारों की रक्षा करना। और यहीं से जुड़कर आता है वो है कानूनों का रिव्यू करना, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन करना, या इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। बनाया गया कानून किसके हिसाब से है, सब किसके हिसाब से कह रहा हूँ, संवैधानिक उपबंधों के हिसाब से है या नहीं। ठीक, तो ये सारे कार्य किसके होते हैं, न्यायपालिका के होते। स्पष्ट है यहाँ तक। न्यायपालिका भी अपने यहाँ पे शासन प्रणाली के आधार पर व्यवस्थित की जाती है, या उस आधार पर हो सकती है। फेडरल होगा तो राज्यों के न्यायालय अलग होंगे, केंद्र के न्यायालय अलग होंगे, और दोनों अलग अलग कार्य करेंगे, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा। एकात्मक व्यवस्था में सभी न्यायालय एक जैसे ही कार्य करेंगे। भारतीय प्रणाली की बात की जाए तो भारतीय प्रणाली में जो न्यायपालिका होती है वो एकात्मक है, यूनिटरी सिस्टम। ठीक, क्योंकि हियरार्की है, सर्वोच्च न्यायालय होगा, फिर बहुत सारे उच्च न्यायालय होंगे, और फिर क्या होंगे, लोअर जुडिशरी होगी, या अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट जुडिशरी होगी। तो एक हियरार्की बनी हुई है। तो सारे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्ट जुडिशियल सुपरविजन में आते हैं, यानी न्यायिक अधीक्षण पे आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। भारत में कार्यपालिका संघात्मक है, विधायिका संघात्मक है, लेकिन न्यायपालिका क्या है, एकात्मक है, यूनिटरी। ठीक, अब ये सारे शब्द क्या होते हैं, शासन प्रणाली क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। क्या वो है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली कितने प्रकार से हो सकती है, बहुत प्रकार की हो सकती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण होगी उस पर हम बात करें।
सबसे पहले शासन प्रणाली केंद्र किसके आधार पर, केंद्र राज्य यानी सेंटर स्टेट संबंधों के आधार पर या इनके रिलेशन के आधार पर तय कर लेंगे कि शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर जो सबसे पहली शासन प्रणाली या 3 प्रकार से आप मान सकते हैं, जो शब्द अभी हम लोग सुनते हुए चले आते हैं। एक शासन प्रणाली को हम बोलते हैं परिसंघात्मक शासन प्रणाली। कैसी शासन प्रणाली, परिसंघात्मक। दूसरे को बोलते हैं हम संघात्मक शासन प्रणाली और तीसरे को बोलते हैं वो है एकात्मक शासन प्रणाली। अंग्रेजी में बात किया जाए तो इसका नाम हो गया कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम यानी यूनियन। 3 प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं, तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक। परिसंघात्मक और संघात्मक दोनों की विशेषताएं लगभग एक जैसी होती हैं। जैसे यहां पर जो संघ का निर्माण होगा, ठीक, यहां पर जो केंद्र का निर्माण होगा या संघ का निर्माण होगा वो राज्यों के आपसी सहमति से होगा, आपसी सहमति से या समझौते के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, ठीक, यानी यहां पे पावरफुल कौन है, वो है राज्य। ठीक है, इतना ध्यान रखना। केंद्र के पास कुछ विषय दे दिए जाते हैं, जैसे विदेश नीति, संचार, प्रतिरक्षा, ये सारे विषय दे दिए जाते हैं जिन पर केंद्र शासन करता है। बाह्य सुरक्षा या प्रतिरक्षा को ले लो। बाकी सारे विषय किसके पास होते हैं, होते हैं राज्यों के पास होते हैं। तीसरी बात ध्यान रखना कि जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं यानी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो यहाँ पर किसके पास होती हैं, राज्यों के पास होती हैं। तो अगर दोनों लगभग एक जैसे हैं तो अंतर क्या है, ये सबसे समझने वाली बात है। परिसंघात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो परिसंघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र यानी संघ राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर है कि संघ कब तक बना रहेगा, ये राज्य की इच्छा है या राज्यों की इच्छा है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। जब अमेरिका आजाद हुआ तो क्यों अमेरिका नहीं आजाद हुआ था, अमेरिका के 13 स्टेट आजाद, 13 उपनिवेश आजाद हुए थे। अब 13 उपनिवेश परेशान तो थे ही ब्रिटिश शासन प्रणाली से, तभी आजादी हुई, लड़ाई हुई। और उसके बाद में 13 ने एक बात सोची कि एक काम करते हैं, 13 के 13 मिल जाते हैं और एक शासन व्यवस्था या एक बड़े देश का निर्माण कर लेते हैं। तो 13 राज्य मिले और 13 राज्य मिलने के साथ साथ एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रचना रखी गई थी। अमेरिका को परिसंघात्मक घोषित किया गया था, कन्फेडरेशन। ठीक, यानी वहां पर यह है कि अगर किसी राज्य की संघ से नहीं पड़ती है तो वो अलग हो सकता है, यानी उसको संघ छोड़ने का अधिकार होगा, अलग होने का अधिकार होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आता है संघ को, उस व्यवस्था संघ उतना ध्यान नहीं दे रहा अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो वह संघ से अलग हो सकता है। अब्राहम लिंकन के चुनाव के समय दास प्रथा का मुद्दा जब आया और अब्राहम लिंकन का यह था कि दास प्रथा को समाप्त करना है, तो उन्होंने कह दिया कि दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कह दिया। जैसे भारत में दक्षिण उत्तर और भारत है, दक्षिण भारत है, वैसे वहां पे भी उत्तरी अमेरिकी राज्य थे, दक्षिण अमेरिकी राज्य थे। उत्तर अमेरिकी राज्य औद्योगिक थे, उनको श्रमिकों की आवश्यकता थी, इस वजह से वो चाहते थे कि दास समाप्त हो तो एज ए लेबर के तौर पर हमारे यहाँ करके कार्य करें। वहीं दक्षिण भारतीय अमेरिकी राज्य जो थे वहां पर बागानी कृषि होती थी, तो उन पर वहां पर दासों की आवश्यकता थी कार्य कराने के लिए, तो वो चाहते थे दास प्रथा बनी रहे। ऐसे में जब अब लिंकन ने अपने चुनावी भाषण में दास प्रथा को समाप्त घोषित करने की बात कही, तो जेफरसन डेविस के नेतृत्व में सारे लोग जो दक्षिणी राज्य थे वो अपने आप को
मतलब विद्रोह कर दिया, जिसको अमेरिका का सिविल वार कहा जाता था 60-65 में, तो वहां पर वो कह दिया कि हम संघ से अलग हो जाएंगे। लिंकन की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने मैनेज कर लिया। फिर से उनका एक स्टेटमेंट आया कि हमारे लिए संघ महत्वपूर्ण है, अब उसके लिए दास प्रथा बनाए रखी जाए या दास प्रथा को समाप्त करना पड़े, दोनों चीजों के आधार पर हम सबसे प्रमुख कार्य क्या करेंगे, संघ को बचाने का कार्य करेंगे। और संघ को बचाने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके सेनाओं का विस्तार किया दक्षिण राज्यों में, और चुपके से, या फिर जब सेनाएं हो गई, सारे राज्य हेल्पलेस हो गए, वहां पर जब अमेरिकी सेनाएं खड़ी हो गई, तो क्या हुआ, उन्होंने दास प्रथा को भी समाप्त घोषित कर दिया, चुनाव भी जीत लिया। तो सारे कार्य उनकी दूरदर्शिता थी, उन्होंने मैनेज कर लिया। कहने का अर्थ क्या था कि संघात्मक शासन प्रणाली, परिसंघात्मक शासन, कन्फेडरेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है या निर्भर है पूरी तरीके से, वो राज्यों के ऊपर निर्भर है कि जब तक राज्यों की इच्छा होगी तब तक संघ का अस्तित्व होगा या उसके बाद नहीं होगा। ठीक, यानी इसको एक लाइन में कहा जाए तो ये है, क्या होगा, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन होगा। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, यानी राज्यों का अस्तित्व नहीं समाप्त होगा, अगर राज्य चाह ले तो केंद्र का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। संघात्मक स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि यहां पर अलग होने का अधिकार हट जाता है। यहां पर क्या होगा, अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी अब ये क्या हो गया कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होगा। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होगा, यानी राज्यों का भी अस्तित्व बना रहेगा और केंद्र का भी अस्तित्व बना रहेगा। एग्जाम्पल ले लो, कन्फेडरेशन, आजादी के समय अमेरिका, सोवियत संघ, ये सारे कन्फेडरेशन स्ट्रक्चर पे थे। वर्तमान का अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड फेडरेशन पर है। तीसरा क्या है, वो है एकात्मक शासन प्रणाली। अगर हम एकात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो देखना इसे डिक्लाइन हो रहा है। यहां पर राज्यों का महत्व ज्यादा है, यहां पर केंद्र राज्य लगभग बराबरी के स्तर पर आ गए, तो यहां पर किसका महत्व ज्यादा होगा, केंद्र का महत्व ज्यादा होगा। किसका महत्व ज्यादा होगा, यहां पर केंद्र का महत्व ज्यादा होगा। यानी पूरे देश की व्यवस्था का संचालन एकात्मक शासन प्रणाली में कौन करेगा, वह केंद्र करेगा। राज्यों और प्रांतों को कोई अधिकार नहीं होंगे, बहुत ज्यादा अधिकार। सामान्यतः छोटे राज्य देश होते हैं, उनका भौगोलिक क्षेत्र छोटा होता है, उन राज्यों देशों में विविधता कम पाई जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, या तो राज्य होते ही नहीं है, या तो राज्य क्या होंगे, पूरी तरह से किस पर निर्भर होंगे, केंद्र पर निर्भर होंगे। केंद्र जब चाहे राज्यों को समाप्त कर सकता है, जब चाहे। ठीक, तो केंद्र का महत्व यहां पर ज्यादा होगा, और केंद्र जब चाहे राज्यों को समाप्त कर सकता है। यानी यहां पर समाप्त क्या होंगे, राज्य समाप्त होंगे। अब जैसे यहां पर एक एक लाइन पर सबके बारे में लिखा गया, तो उसी प्रकार से एकात्मक शासन प्रणाली में लिखा जाएगा तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। अब इस पैटर्न को आप देख लो, कन्फेडरेशन में संघ संघ का विनाश हो जा रहा है, यानी संघ राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। यहां पर लगभग दोनों बराबरी के स्तर पर आ जा रहे हैं, और यहां पर कौन विनाश हो रहा है, किसका, राज्यों का विनाश हो रहा है। और यह शासन प्रणाली होती है किसके आधार पर, क्या कह सकते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कैसे होंगे उनके आधार। ठीक, वही चीज अब जब केंद्र, वहां पर राज्य नहीं होंगे
तो परिसंघात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली में जब सारे राज्य आपस में समझौता करके कार्य करने का प्रयास करेंगे, जाहिर सी बात है केंद्र को शक्तियां देने के लिए उनके मध्य आपसी समझौता होगा। उस आपसी समझौते के साथ साथ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा, दायित्वों का स्पष्ट विभाजन होगा, और जो समझौता या जहां पर वो रखा जाएगा कि केंद्र को क्या करना है, राज्य को क्या करना है, उनके दायित्व क्या होंगे, उनको वर्णित करने के लिए एक लिखित संविधान का होना भी आवश्यक है। ठीक, और वहां पे सर्वोच्च क्या होगा, संविधान होगा। ठीक है, और लास्ट, वहां की न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी किस कार्य को लेकर के, कि किस तरीके से अगर विवाद होता है केंद्र और राज्य के मध्य में, कई राज्यों के मध्य में, तो उनके मध्य संविधान की व्याख्या करने के लिए, उनके मध्य उनके विवादों के निपटान के लिए। ठीक, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। एक समानांतर ढांचा यहाँ पर पाया जाता है किन किन के मध्य में, वह केंद्र और राज्यों के मध्य। समझना, पढ़ना, और कल जो भी डाउट्स आपके हैं उसको कमेंट बॉक्स में रख देना, कमेंट कर देना। जो भी समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। यानी जब बात ये आ जाए कि आप समझ भी जाएं और आपकी एक भी समस्या ना छूटे, तब हमारी सफलता मानी जाए, या आपकी अपनी स्वयं की सफलता भी तभी मानी। ठीक, तो सत्र को समाप्त करते हैं। जय हिंद।